Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. So कल हमने लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कस किया था? मुझे लगता है फेज हमने पढ़ा था ना? Yes, sir. हाँ, फेज पे शायद हमने खत्म किया था। अभी तक कोई डाउट है? हाँ जी सर, वही पूछना था। कल हाँ, जो बताइए। सर हाँ, कल बताइए। जैसे गुड इवनिंग सर। गुड कल इवनिंग। जैसे सर हमने वो बोला था, मतलब आपने वो बोला था सर कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है किसी भी पॉइंट पे, तो मतलब एक इंस्टेंट पे वो जीरो होता है। एक्चुअली हम उसको फिजिकली अगर देखें तो सर जीरो तो नहीं कह सकते ना, मतलब बस वो चेंज कर रहा है अपना फेज, है ना। तो और उस समय भी सर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी उसी से एसोसिएटेड है और सेम फेज में है, क्योंकि हम एक मतलब सेम वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख रहे हैं। क्योंकि सर लाइट है तो सर सेम वेवलेंथ होगी सर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी उस समय इंस्टेंटेनियसली जीरो होगी सर। तो उससे रिलेटेड जो पॉइंटिंग वेक्टर है जो कि उस समय जीरो वैल्यू देगा, बट सर उसके प्रोपोगेशन का डायरेक्शन तो हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर ही रहेगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड जीरो है बट डायरेक्शन तो जेड के अलॉन्ग ही होगा ना, क्योंकि ईएमडब्ल्यू भी जेड के अलॉन्ग ही प्रोपोगेट कर रही है। सर मतलब बस यही कंफर्म करना था कि उसका डायरेक्शन तो हमेशा एक प्रिसाइजली डिफाइन होगा ना, किसी भी मोमेंट पे हम देखें तो पॉइंटिंग वेक्टर का। हाँ, वो एक बार जब डायरेक्शन जैसे देखिए किसी इंस्टेंट में ई और बी का जो होगा, तो ई और बी आपको वहां पे वेल डिफाइंड है, तो फिर उसके जो डायरेक्शंस होंगे वो उसका चूंकि उस पे परपेंडिकुलर है, तो फिर वो ऑलवेज यानी फिक्स होगा। वो जैसे अगर वो पॉजिटिव जेड की तरफ एक बार हो गया तो हर एक यानी इंस्टेंट में पॉजिटिव जेड की तरफ ही रहेगा, वो मूव ऑन करता रहेगा वो। राइट। हाँ, तो जेड, हाँ, उसकी जेड की जो डायरेक्शंस होगी वो फिक्स होगा। ओके, सो कल हमने फेज कहा था। फेज मैंने कहा था कि किसी वेव का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो समहाउ इसका नेचर डिसाइड करता है। फेज के साथ ही एक कांस्टेंट यानी टर्म्स आता है जिसको हम फेज कांस्टेंट कहते हैं। तो ये होगा क्या कि फेज जो हमने कल लिखा था, ये फाई फेज, तो फाई इक्वल टू हमने कहा था के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। मुझे बताइए ये फेज कांस्टेंट है या वेरिएबल है? Constant. राइट। सो फेज अभी जेड पे और टी पे डिपेंड कर रहा है, बट होगा क्या कि यहाँ पे अगर मैं देखूं यानी फेज कांस्टेंट, तो अगर किसी पॉइंट पे जेड जीरो है या टी जीरो, क्योंकि अगर मूव ऑन करता जाए तो जेड की वैल्यू टी की वैल्यू पे फेज की वैल्यू कुछ और होता जाएगा। बट इनिशियल टाइम में क्या था, या अगर जहाँ पे जेड जीरो और टी जीरो है तो हम कहेंगे कि एट इनिशियल पोजीशन, सिर्फ टाइम कहना इनफ नहीं है, क्योंकि वेव का जो यानी अपियरेंस होता है वो टाइम और स्पेस दोनों में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। कुछ चीजें जो होती है, अल्दो हर एक कुछ का एक्सपेंशन तो टाइम स्पेस दोनों में है, वेव का भी ऐसा ही है। जैसे देखिएगा जब कभी हम ऑसिलेशन की बात करते हैं, तो ऑसिलेशन में क्या होता है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और यानी अगर ये इस पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा, तो इसका आपने पढ़ा होगा एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ना। और अब अगर आप इस फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए तो किस बात की कमी है वहां पे, एसएचएम में किस बात की कमी है? फेज के सर और डायरेक्शन पार्टिकल वाले। यहाँ पे पोजीशन नहीं है ना। जैसे अगर मान लीजिए डेल्टा हमने डाल भी दिया कि कोई फेज कांस्टेंट है, तो जब एसएचएम की बात करते हैं तो यहाँ पे किस चीज की कमी है? जेड नहीं है ना। yes. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑसिलेशन है वो किसके टर्म्स में वेरी कर रहा है, तो टाइम के टर्म्स में वेरी कर रहा है। हाउएवर इसका पोजीशन भी वेरी कर रहा है, बट एक ऑसिलेशन ये कहा जाता है कि इसका टाइम इमोर्टल है, यानी आपने अगर थोड़ी सी एनर्जी दी, जैसे इसे स्प्रिंग ब्लॉक को हल्का सा खींच के छोड़ दिया, इसका मतलब आपने क्या किया कि इसको एक एनर्जी दिया आपने। इस एनर्जी को लेकर के ये ब्लॉक फॉरएवर इनफिनाइट टाइम तक हमेशा हमेशा के लिए ये ऑसिलेट करता रहेगा, प्रोवाइडेड कि थिंग्स आइडियल हो, यानी एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रहा हो। तो फिर वो यानी ऑसिलेट कर रहा है, और फिर ऑसिलेशन किसके टर्म्स में? सिर्फ टाइम के टर्म्स में। तो इस केस में क्या होता है कि टी आपका इंफिनिटी तक रहता है। बट पोजीशन का क्या है, तो पोजीशन आपका वेल डिफाइंड है, पोजीशन आपका कन्फाइंड है ना। यहाँ पे x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक कन्फाइंड होता है, प्लस ए से लेकर के x की वैल्यू कहाँ तक होगी? माइनस ए तक ना।
बट देखिए कि जब कभी हम वेव की बात करते हैं तो ओमेगा टी टर्म्स तो है, बट एक टर्म्स केजेड भी आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेव उससे एक हाईयर डिग्री है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ये यहाँ टाइम के टर्म्स में भी इनफाइनाइट है, और फिर अगर ऐसा ही मिलता जुलता है इक्वेशन पोजीशन के टर्म्स में, इसका मतलब ये पोजीशन भी इसका क्या है, इनफाइनाइट है। इसका मतलब एक वेव जो है आपने कैसे क्रिएट किया, तो आपने एनर्जी दी, और वो एनर्जी जो डिस्टर्बेंस आपने मीडियम में दिया है, वो डिस्टर्बेंस कहाँ तक जाएगा, कब तक परसिस्ट करेगा वो डिस्टर्बेंस, इनफिनाइट टाइम तक। और कहाँ तक जाएगा वो डिस्टर्बेंस, इनफिनाइट पोजीशन तक। हाँ, ऑसिलेशन के साथ ऐसा नहीं था, वो ना टाइम के टर्म्स में इमोर्टल था, बट पोजीशन के टर्म्स में इमोर्टल नहीं था। ये जो वेव है वो टाइम्स के टर्म्स में भी इमोर्टल है, यानी इनफिनाइट टाइम तक रहेगा वो आपका डिस्टर्बेंस, और पोजीशन के टर्म्स में भी एवरीवेयर है, मतलब हर एक जगह वो प्रेजेंट रह सकता है, क्योंकि ये इसकी कोऑर्डिनेट होगी इनफिनाइट टाइम तक होगी। सर तो आपकी मैंने वॉइस में वाइब्रेशन हो रही है, तो शायद किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करवा दीजिए। मेरा तो शायद ये दूर ही है। अब ठीक है क्या, बताइए। यस सर, जब आप लेक्चर देते हो ना, बीच में वाइब्रेशन आती है, जैसे किसी का माइक ऑन है, ऐसा लगता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अभी तो मैंने इसे काफी दूर कर लिया, या शायद हो पता अंदर वहां किसी की प्रॉब्लम हो। ठीक है, एक बार देखिए। तो मैं कहा था कि ये फेज, तो जब मैं कह रहा हूँ इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन कौन कौन सी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एट इनिशियल पोजीशन, क्योंकि इनिशियल कंडीशन का पोजीशन है कि आपने कहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू किया है, एंड इनिशियल टाइम, इनिशियल पोजीशन। और पोजीशन की बात अगर हम कहें तो जेड के टर्म्स में भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जेड इजकल टू 0, एंड टाइम के टर्म्स में अगर कहें टाइम टी इजकल टू 0, उस वक्त क्या होगा, तो फेज ऑफ ए वेव इज कॉल्ड इट्स इनिशियल फेज। इस वक्त इसको इनिशियल फेज कहा जाता है, और इसे फेज कांस्टेंट कहा जाता है। चीजें समझ में आया, फेज कांस्टेंट किसको कहेंगे या इनिशियल फेज किसको कहेंगे, कि शुरू शुरू में जहां से वेव स्टार्ट हुआ है वो नहीं, राइट, जहां से किसी ने वेव को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, किसी ऑब्जर्वर के लिए, यानी जहां से उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया उस टाइम को t इक्वल टू 0 कहेगा, और जहां जिस जगह से उसने ऑब्जर्व किया उस पोजीशन को z इक्वल टू 0 कहेगा। उस वक्त जो भी फेज होगा उसको वो फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज कहेगा। तो यहाँ पे अगर आप फेज कांस्टेंट की बात करते हैं अगर, तो क्या आएगा फेज कांस्टेंट का वैल्यू, तो फेज कांस्टेंट यानी फाई इक्वल टू फाई नॉट, आप मान लीजिए यहाँ पे k की वैल्यू, z की वैल्यू 0, ओमेगा t की वैल्यू 0, फिर डेल्टा। इसका मतलब जो इनिशियल फेज हो जाएंगे वो डेल्टा हो जाएगा, इनिशियल फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज डेल्टा। इसका मतलब कि किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे k माइनस ओमेगा डेल्टा अगर मैंने लिखा है, तो किसी एक्सप्रेशन में डेल्टा क्या बताएगा, किस बात का सिंबल है ये, कि कोई ऑब्जर्वर जिसने ये वेव इक्वेशन लिखा है या जिसने किसी वेव को एनालाइज करने की कोशिश की है, उसने कहां से और किस वक्त से शुरू किया है। ठीक आया समझ में, डेल्टा किस बात का है, क्योंकि मैंने कहा जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे थे, यहाँ इस चीज को देखिए, ये लिख लिया आप लोगों ने, अच्छा लिख लीजिए इसे। तो समहाउ ना आप लेमन वर्ड में कह सकते हैं कि जो डेल्टा है वो डेट ऑफ बर्थ है, राइट, डेट ऑफ बर्थ पे ही डेट ऑफ यानी तो साइड में हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ पे ही जन्म कुंडली बनाई जाती है ना, सुना है ना आपने। सर एक बार दोबारा रिपीट करना है, डेल को वेव को एनालाइज किया ऑब्जर्वर ने, तो क्या क्या पोजीशन को चेक करेगा वो। अभी मैं अगले पेज में बता दूंगा, अभी आप यहाँ पे अब डिफिनेशन एक बार लिख लीजिए कि फेज कांस्टेंट क्या होगा, तो एट z0 t0 फेज की जो वैल्यू होगी उसको फेज कांस्टेंट देंगे। ये मैथमेटिक्स है, आगे हम फिजिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। एक बार लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं डिस्कस। हाँ ये पहला स्लाइड है, आप यानी अच्छा पहला स्लाइड, हाँ ये उससे पहले हमने कुछ नहीं लिखा है। सर ये क्या लिखा है सर, फेज ऑफ अ वेव इज कॉल्ड इट्स इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट। फेज ऑफ ए वेव इज कॉल्ड इट्स इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट, राइट।
यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। एट इनिशियल पोजीशन z0 एंड टाइम t0 फेज ऑफ ए वेव इज कॉल्ड इट्स इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट। ये यहाँ से शुरू है और यहाँ खत्म है। डन सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज आ रही। अभी आवाज आ रही है? यस जी। सर। यस सर। ओके। सो मैंने एक यानी वेव को ड्रॉ किया। ये वेव कहाँ से आ सकता है? चांसेस है कि जस्ट अभी आपके पास से निकला होगा, या ये भी चांसेस है ना कि इन्फिनाइट से आ रहा होगा, क्योंकि वेव कब तक जिंदा रहता है? इन्फिनाइट टाइम तक यस सर। ना। और कहाँ से आ सकता है वो? इन्फिनाइट कहीं से पोजीशन भी। तक, राइट। तो मान लीजिए कि अभी आप ना यानी आप इस वेव को यहाँ से देख रहे हैं इस पोजीशन पे, और आपका जो छोटा भाई था वो वेव को यहाँ से देख रहा है, राइट। यानी आप जब इसे देख रहे थे तो आप यहाँ थे इस पोजीशन पे, और आपका छोटा भाई यहाँ था, राइट। और ये दोनों एक ही वेव को ऑब्जर्व कर रहा है ना, क्योंकि वेव अगर कलर रेड येलो होगा या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो कुछ भी होगा वो दोनों के लिए सबके लिए सेम होगा ना। ये यस दो सर। यस सर। सर। ऑब्जर्वर Yes, ए sir. ऑब्जर्वर बी दोनों के लिए सब कुछ सेम होगा ना। बस किस बात की फर्क यानी फर्क होगा, डिफरेंसेस होगा। सपोज ए इज स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट बिकॉज ही हैव टू डू सर्टेन कैलकुलेशन एंड ही हैव टू डू यानी रिसर्च ओवर दिस वेव। सो हाउ ही विल राइट द वेव इक्वेशन? सपोज कीजिए कि अगर मैं एक ट्रायल इक्वेशन ऐसा लिखता हूँ ए का, ई जेड टी इजकल टू, अगर वो साइन ले, क्योंकि चॉइसेस है ये साइन ले या कॉस ले, बट अभी मान लेते हैं कि हम साइन लेते हैं, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। मुझे बताइए ए के लिए एम्पलीट्यूड और बी के लिए एम्पलीट्यूड सेम होगा या डिफर होगा? सेम Same होगा। होगा। सेम होगा सर। इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, फॉर ए व्हाइल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, सब कुछ ए और बी के लिए सेम होगा ना। यस Yes, सर। sir. हाँ, अब डिफर क्या क्या सब होगा? ए और बी में किस बात की डिफरेंस होगी? अगर मान लेते हैं कि ए ने यहाँ से कैलकुलेशन किया, अगर ये यहाँ से कैलकुलेशन किया तो इस वक्त इसका जेड 0 होगा, इस वक्त Yes, sir. इसका 0 होगा। ये अगर यहाँ से कैलकुलेट करता है इसका मतलब इसका जेड यहाँ पे 0 होगा, ये यहाँ पे 0 होगा, है ना। Yes, sir. यस यस सर। अब होगा क्या कि इस पर्सन के लिए ई की वैल्यू कितनी होगी? इस वक्त जब वो जेड 0 था, टी 0 था, तो इसने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ई नॉट है, तो ये हाईएस्ट वैल्यू है ना। इस पर्सन Yes, sir. ई की वैल्यू Yes, क्या sir. होगी? हाईएस्ट वैल्यू होगा। और Yes, sir. इसी E not तरीके से highest. बी वाले आवाज के कहाँ लिए- से आ रही है? आवाज कहाँ से? प्रॉब्लम ये किन से आवाज आ रही है? आप थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए, राइट, बाद में आप जवाब दीजिएगा। ओके,
सो ई इक्वल टू ई नॉट हमने कहा, फिर यहाँ इस पर्सन के लिए ई की वैल्यू कितनी होगी, बी वाले के लिए ई की वैल्यू आपको लग रहा है ई 0 होगा। सो होगा क्या कि ये दो पर्सन है बट एक ही वेव को ऑब्जर्व कर रहा है, बट ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो इसे क्या दिखाई दिया ई की वैल्यू ई नॉट। ये अगर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो इसे क्या दिखाई दिया ई की वैल्यू ई 0। अब ये दोनों इस इक्वेशन में किस बात पे चेंज करेगा, कहाँ चेंज करना चाहेगा वो उसे, पोजीशन में। हाँ ऑब्वियसली। तो इसकी पोजीशन यहाँ 0, यहाँ टाइम 0, इसकी पोजीशन यहाँ से थोड़ा सा हट के ये 0 ये 0। तो मैंने कहा था क्या कि कोई ऑब्जर्वर कहाँ से देखना शुरू कर रहा है, वो किस बात को यानी इस चीज को ये पूरे इक्वेशन में कहाँ हम यानी मार्क कर देते हैं, कौन सा चीज है जो इस बात का यानी सिग्निफिकेंट करता है कि किसी ऑब्जर्वर ने कहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू किया, डेल्टा ना। ये बताता है कि किसी ने इसे कब देखा है ना, किसी ने उस वेव को कब देखा, ये डेल्टा बताता है। क्लियर है बच्चे लोग? हाँ। सो यहाँ पे तो ये ऑब्जर्वर पे इंटायरली डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर पे। ये यानी किसी ऑब्जर्वर ने अगर कहीं और देखा तो डेल्टा की वैल्यू कुछ और होगी। अब सब कुछ इसका एब्सोल्यूट है बट डेल्टा डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर के लिए। अब जैसे मान लीजिए इस पे अगर आपके न्यूमेरिकल साइन, अगर सपोज कीजिए इस पे आपका न्यूमेरिकल आता है तो हाँ बताइए। हाँ सर क्लियर नहीं हुआ सर, डेल्टा पे कैसे डिपेंडेंट होगा सर, एक बार और बता दीजिए। अच्छा बता दो। वहाँ E0 कैसे हो गया सर, इधर E नॉट हो गया। ये देखिए यहाँ ये जो पर्सन है ये जब ऑब्जर्व करेगा तो इसको ई की वैल्यू हाईएस्ट दिखाई देगी या लोएस्ट दिखाई देगी, इस पर्सन के लिए ई की वैल्यू हाईएस्ट इस पर्सन के लिए सपोज कीजिए ई की वैल्यू अब ऐसे होती जा रही है, ये जहां ऑब्जर्व कर रहा था वहां पे ई की वैल्यू क्या दिखाई देगी, इस पर्सन के लिए बी के लिए ई की वैल्यू 0 ना। तो अब अगर इसे ई की वैल्यू ई नॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ ई की वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है, तो ये इस चीज को कैसे इनकॉर्पोरेट करेगा, तो डेल्टा में एडजस्ट करके देखेगा यानी इनकॉर्पोरेट करेगा। जैसे देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि 4a यानी ऑब्जर्वर ए एट t इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ई की वैल्यू बताइए कितना था इसके लिए, इसने क्या ऑब्जर्व किया है, ई की वैल्यू ई नॉट। और यहाँ अगर इक्वेशन में लिखूं ई नॉट साइन और यहाँ पे के जेड की 0 वैल्यू पुट कीजिए, ओमेगा टी की 0 वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे बच गया क्या डेल्टा। तो यहाँ पे होगा क्या, ये ई नॉट को आप कैंसल आउट कर सकते हैं, ये ई नॉट। तो फिर आपका बचा क्या, आपका बचा 1 इक्वल टू साइन डेल्टा, ये बचा ना। यस सर। इसका मतलब कि डेल्टा इक्वल टू इस ए के लिए कितना हुआ 5/2। तो जब कभी ये यहाँ पे π/2 लिखा हो किसी वेव में, नाउ ऑनवर्ड अगर मैं π/2 लिखता हूँ, इसका मतलब आपको फीलिंग आ रही है उसने कहाँ से देखा होगा वेव को, किस जगह से देखना शुरू किया होगा। यस सर ना जहां वो देखा होगा उस वक्त वेव की हाईएस्ट पीक बनी होगी, इसलिए उसने डेल्टा लिखा है। और कोई अगर इसको छोड़ देता है, कुछ नहीं लिखता है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर हम बी के लिए देखें 4b, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है, तो ई की वैल्यू उसके लिए 0 है ना, बी के लिए ई की वैल्यू कितनी है 0। अब 0 आप पुट कीजिए यहाँ पे ई नॉट और फिर साइन, और आपका क्या होगा यानी k0 यानी t0, फिर बच क्या जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा डेल्टा। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि डेल्टा की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फर्दर। जैसे अगर ये डाउन जा रहा हो तो पाई अप जाएगा तो 0, तो वो फर्दर और चीजों में हम चेक कर सकते हैं। बट अगर हम 0 वैल्यू एक्सेप्ट करें तो वहां पे क्या होगा, ए के लिए ये डेल्टा की वैल्यू π/2 हुई बट बी के लिए डेल्टा की वैल्यू 0 हुई। तो अब जब कभी अगर मैं इक्वेशन ऐसा लिखता हूँ, जैसे अगर बी लिखेगा तो कैसे लिखेगा, ये लिखेगा ई नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी, ऐसा। ए लिखेगा तो कैसा लिखेगा, ए यानी ये बी के लिए हुआ, ए लिखेगा तो ई नॉट ई इक्वल टू ई नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, या तो यहाँ ये π/2 ऐड कर देगा। यहाँ π/2 क्या हुआ आपको बता रहा है कि इसने देखा होगा जब ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यहाँ 0 क्या बता रहा है कि इसने तब देखा होगा जब ई की वैल्यू क्या हुई होगी, उस पॉइंट पे 0 हुई होगी। अब चीजें क्लियर हुआ ये कि डेल्टा का क्या सिग्निफिकेंस है, यस राइट। तो ऐसा हुआ, डेल्टा बताता है कि किसी ने वेव को कहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो प्योरली ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, जो अभी इक्वेशन जिसने लिखा है।
सर ये तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में नहीं आएगी ना, क्या कर रहे हैं ये? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में नहीं आएगी ना, मतलब ये वेव पे डिपेंड नहीं करता ना फिर मतलब कि हाँ, ये यानी इंटेंसिटी और ये सब तो सबके लिए एक इक्वल ही होगा ना, क्योंकि जैसे तो देखिए सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो आपने बताया था ना सर कि उसका बिहेवियर, सेल्फ बिहेवियर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसके एक कल सर आपने एग्जांपल दिया था ना इंसान का व्यक्तित्व और उसका बाहरी समथिंग समथिंग कुछ होता है। हाँ, तो उसमें जैसे देखिए मैंने केजर माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 जो कहा, तो वो होगा क्या कि केजर माइनस ओमेगा टी तो उस वेव की इंट्रिंसिक होगी, राइट। बट जो डेल्टा वाला टर्म्स होगा वो ऑब्वियसली उस बात पे डिपेंड करेगा कि किसी ने, जैसे देखिए कि मान लीजिए कि कोई बच्चा पैदा हुआ, राइट। अब उसमें दो चीजें होगी, बच्चे का नाम कौन डिसाइड करेगा, तो जो ऑब्जर्वर था या जो उसके पेरेंट्स होंगे वो। अब आपको लग रहा है कि एक बार डिसाइड हो गई तो वो फिर थ्रू आउट चलेगा उसका, और रस जो उसकी अपनी इंटेंस यानी इंटरनल प्रॉपर्टी होगी वो होगी। तो ये जो जेड वाला पार्ट है ना, डेल्टा वाला पार्ट, वो ऑब्वियसली ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, उसको हम ये नहीं कह सकते यानी कि उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। रेस्ट और जो पार्ट है वो उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सर तो इससे लाइट के मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, जैसे नहीं, कोई इंटेंसिटी फर्क वगैरह नहीं कुछ? पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये सिर्फ उस चीज के लिए है, वो सिग्निफाई करता है कि इसने किसने इसका नाम रखा है, यानी किसने इसे अभी ऑब्जर्व किया, किस सिचुएशन में ऑब्जर्व किया। इसके लिए फेज अलग होगा, इस पर्सन के लिए फेज अलग होगा, वो फेज कांस्टेंट अलग होगा, राइट। फेज तो होगा तो वो तो फिर यानी केजर माइनस ओमेगा टी के और ओमेगा इस सब पे डिपेंड करेगा। यस सर, हो गया। क्लियर है? तो ये ओके। सो फेज समझ में आ गया, फेज कांस्टेंट समझ में आ गया आप सबको बच्चों लोग? यस सर। नेक्स्ट जो है इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फेज यानी प्रीवियस स्लाइड। इंटरफ्रेंस जब कभी होता है तो उसमें फेज काफी यानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको यानी इंडिविजुअल फेज तो नहीं, बट दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या है वो, तो ये थोड़ा सा इस पे यानी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि आप फेज डिफरेंस कैसे निकालें डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। ये हो गया तो बताइए, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल हाँ सर, हाँ सर, एक क्वेश्चन था। बताइए। हाँ, जो ए वाले के लिए जो ई जीरो आ रहा है वो हम्म, उसका एम्पलीट्यूड पार्ट है ना? ये हाँ, ये E0 हाँ, इक्वल्स टू ई जीरो पांच वाला। नहीं, एम्पलीट्यूड तो ई नॉट ही है। जैसे देखिए ये जब अगर जब ये वेव लिखा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है बी के लिए, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट। ई नॉट। इसके लिए भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी ई नॉट है, तो एम्पलीट्यूड तो उसका चूंकि वो इसकी एनर्जी को सिग्निफाई करता है तो वो किसी ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करेगा, एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 0 है इसके लिए, ये जब इसने देखा उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चन। फाइंड द फेज डिफरेंस between the waves. So first part, E1 is equal to E naught sine kz minus omega t, and E2 is equal to E naught sine kz minus omega t plus pi by 2. E1 is equal to E naught sine kz minus omega t x cap, ये दोनों अभी x cap वाला ही था, x cap, और E2 is equal to E naught cos kz minus omega t, ये भी x cap। E1 is equal to E naught sin kz minus omega t x cap, but E2 is equal to E naught sin kz minus omega t y cap। Fourth, E is equal to E naught e to the power iota kz minus omega t x cap, and E2 is equal to minus E naught
या बेटर होगा कि हम यहाँ पे आयोटा ई नॉट ई टू द पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी, और इसे भी एक्स कैप ही मानते हैं ये। एंड द लास्ट u1 is equal to e naught sin kz minus omega t x cap, and e2 is equal to e naught sin omega t minus kz। ये मैक्सिमम इतने टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे फेज डिफरेंस पे। ये वाला जो मैंने कहा वो एक बार गेट में पूछा गया था, ये जो फोर्थ वाला मैंने कहा, राइट। अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम आपके ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, ये मोर कॉमन है। और थोड़ा बहुत ये E1 की कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसलिए हम इसे लास्ट में डिस्कस करें। मुझे बताइए पहला वाला जो मोस्ट कॉमन है, कितने आंसर आएंगे? 5/2। ठीक, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा, या फिर इस साइड में लिख लेता हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया क्या? सर 2 मिनट। क्योंकि इंटरफेरेंस में आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको हर एक जगह फेज डिफरेंस पूछा जाएगा, तो फेज डिफरेंस आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना। ये लिख लीजिए, मुझे एक एक करके आंसर बताइए कितना होगा। जहां नहीं समझ में आता है वहां पूछ लीजिए। क्योंकि ऑप्टिक्स वैसे इजी टॉपिक है, थोड़ा सा आप बस प्रॉब्लम इसके साथ क्या कि विश्वास भाई आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ये हो जाए तो फिर आप मुझे बताइए। तो थर्ड वाले में फेज डिफाइन नहीं होगा ना, मतलब नहीं कह थर्ड वाले में 0 होगा ना? पहले तो अभी लिख लीजिए, ये क्वेश्चन लिख लिया हो तो बताइए, बाद में हम आंसर की डिस्कस करेंगे। हाँ सर लिख लिया सर। ओके, तो पहला ठीक सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर मुझे बताइए, फेज डिफरेंस कितना होगा? 5/2 तो 5/2 माइनस 5/1, और जब हम इसे करेंगे तो 5/2 क्या था? kz माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। सेकेंड का फेज, पहला फेज कितना था? kz माइनस ओमेगा टी, और जब माइनस करेंगे तो ये 5/2। अब होगा क्या कि आप इसे ना फर्स्ट माइनस सेकेंड भी कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम फेज की जो वैल्यू हम लिखते हैं वो मॉड में लिखते हैं, राइट। तो मॉड में जब कभी लिखेंगे तो आंसर आप हमेशा प्लस से आप रिपोर्ट करेंगे कि ये प्लस 5/2 है, राइट। अदरवाइज माइनस 5/2 भी आप लिख लीजिए तो कोई ऐसी गलती है नहीं। तो जनरली जब भी आप आंसर रिपोर्ट कीजिए तो प्लस में रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि सेकंड माइनस फर्स्ट या फर्स्ट माइनस सेकंड दोनों आंसर हो सकता है वो। ओके, तो पहला वाला पार्ट क्लियर है कि यहाँ पे 5/2 होगा, राइट। सेकंड का मुझे आंसर बताइए। 5/2 सर। अच्छा, ये भी 5/2 ही आप कह रहे हैं, ये क्यों 5/2 होगा? सर क्योंकि साइन और कॉस में से चेंज कर देंगे तो उसको साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। जब भी आपको डिफरेंस निकालना हो तो हमें सेम फुटेज में रखना पड़ता है, आइदर साइन या इधर कॉस, तभी हम उसको कंपैरिजन कर पाएंगे। तो ये आपका कॉस में था kz माइनस ओमेगा टी, और ये यहाँ पे एक्स कैप। हमने इसे क्या किया कि साइन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि दोनों की यानी एक ही फॉर्मेट में जरूरी है, तो इसे हमने 5/2 कहा। और फिर यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा 5, वो 5/2 हुआ ये। अब मुझे थर्ड बताइए कि थर्ड का फेज डिफरेंस कितना? 0 होगा सर। दोनों के बीच ये बताइए, ये एक्स कैप में है या वाई कैप में है? दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना? 0 सर। 90 सर। 0 ओके, सो होगा क्या थर्ड वाले में? अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं तो 5/2 माइनस 5/1। मुझे बताइए सेकंड का थर्ड का 5/2 कितना है? फेज कितना है थर्ड का? थर्ड का फेज कितना है? kz माइनस ओमेगा टी। और फर्स्ट का फेज कितना है? kz माइनस ओमेगा। फर्स्ट का डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन किधर है? x और सेकंड का डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन y में। y में। तो दोनों का बीच फेज डिफरेंस कितना आया?
5/2 अब बताइए, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन को मैंने कभी फेज कहा है क्या? नहीं कहा है। नो सर नो सर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन को मैंने कभी फेज नहीं कहा। मैंने फेज कहा है कि एंगल वाला जो भी पार्ट होगा उसको हम फेज कहेंगे ना। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन को डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो इसका मतलब इसका फेज केजर माइनस ओमेगा टी है, इसका भी फेज केजर माइनस ओमेगा टी है। तो यहाँ जब हम कहें तो ये phi2 kz माइनस ओमेगा टी, phi1 भी kz माइनस ओमेगा टी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन या डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इस वो कोई कुछ भी फेज में कंट्रीब्यूट नहीं करता। फेज में कंट्रीब्यूट करता है kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टर्म्स, तो ये अभी 0 आएगा। आया समझ में? यस सर। राइट। Yes. डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने डायरेक्शन को कभी भी फेज नहीं कहा है। मैंने कहा जो उसका आर्गुमेंट है, एंगल वाला पार्ट है, उसको फेज कहेंगे। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 होगा। ये सबको क्लियर हो गया कि इसका फेज डिफरेंस 0 होगा थर्ड वाले पार्ट का? सर एक बार स्टेटमेंट बोलिएगा सर, क्या बोले हैं? डायरेक्शन ऑफ मैंने वाइब्रेशन। कहा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जेड है, इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जेड है। ये इसका मतलब दोनों रेज किधर जा रहा है? जेड की तरफ। दोनों रेज जेड की तरफ जा रहा है। ये बट ये रेज किधर वाइब्रेट कर रहा है? एक्स की तरफ। सपोज कीजिए एक्स की तरफ वाइब्रेट कर रहा, दूसरा किधर? तो जा रहा है तो जेड की तरफ, बट ये वाई की तरफ वाइब्रेट कर रहा। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन फेज में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। फेज मतलब क्या? साइन का एंगल, या यहाँ कॉस रहता तो कॉस का एंगल, बस एंगल वाला पार्ट, आर्गुमेंट वाला पार्ट, उसको फेज कहते हैं। वाइब्रेशन और प्रोपेगेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। और मैंने आपको फेज कांस्टेंट कहा था, मैंने ये नहीं कहा था फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ये मैंने नहीं पूछा था। क्लियर है सबको? यस सर। राइट। यस सर। तो इसका फेज डिफरेंस कितना आया थर्ड का? 0 0। ठीक। ये अब मुझे फोर्थ का फेज डिफरेंस बताइए। ये आयोटा है और ये भी आयोटा है। ये जो सिंबल मैंने लिखा है वो आयोटा, इमेजिनरी नंबर वाला आयोटा। 0 और कोई? π/2 अच्छा, π/2। ठीक। फोर्थ वाले पार्ट को देख लीजिए। हमारा E1 ऐसा है, यानी E0 e⁻ आयोटा kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप। और फिर यहाँ से अगर हम phi1 की बात करें तो phi1 आया kz माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली E2 की बात करें तो E2 है आयोटा, और फिर यहाँ पे E0 e⁻ आयोटा kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप। ये आयोटा क्या शो करता है? तो आप ऐसा कह सकते हैं e⁻i थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। मुझे बताइए कि इसमें मैं थीटा की वैल्यू क्या पुट करूं कि सिर्फ आयोटा रहे? π/2। तो थीटा अगर मैं π/2 पुट करता हूं तो e आयोटा π/2 इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा? cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, और जो सिर्फ क्या बच जाएगा? आयोटा। इसका मतलब आपको लग रहा है कि आयोटा जहां लिखा है वहां e⁻i π/2 लिखा जा सकता है ना। जहां कहीं भी आयोटा लिखा है तो आयोटा की जगह एक्सपोनेंशियल में ऐसा लिखा सकता है e⁻i π/2। इसका मतलब कि इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन था उसे क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है E0 e⁻ आयोटा kz माइनस ओमेगा टी इंटू e⁻ आयोटा π/2, क्योंकि मैंने ये आई के जगह ये लिख दिया। इसी को अगर आप लिखें तो फाइनली आप लिख सकते हैं e⁻ आयोटा kz माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, ये ऐसा। और फिर आप अगर ऐसा लिखते हैं, उस दोनों के बीच फेज डिफरेंस बताइए फिर कितना आया? π/2। राइट। थोड़ा रिपीट कीजिएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ये यहाँ पे देखिए, ये पहला इक्वेशन आपको पता है, ये ऐसा हमने लिखा E0 समथिंग। दूसरा इक्वेशन में लिखा आयोटा और समथिंग। अब होगा क्या कि आयोटा इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन देख लीजिए, इस वाले फॉर्मूले से ये e⁻i π/2 को हम आयोटा कहते हैं। या तो आप कहीं आयोटा लिखिए या फिर e⁻i π/2 लिखिए, दोनों सेम चीज है। इसका मतलब इस आयोटा को हमने क्या किया, यहाँ पे
यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ये जो आयोटा है उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, और वहां से फिर यानी इसका फेज जो बन गया केजर माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 बन गया। फिर दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई बाई 2। पाई बाई 2, ओके। ओके, सही है। मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पे माइनस ई नोट लिखता तो आंसर क्या आता, अगर सिर्फ माइनस ई नोट लिखता तो 3 पाई बाई 2 या माइनस पाई। हाँ, पाई इसका आ जाता, या माइनस 3 यानी 3 पाई बाई 2 ऐसा। अब मुझे फिफ्थ का आंसर बताइए कितना, पाई पाई। पाई। ठीक, हाँ, फिफ्थ का जो होगा वो हम पाई लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे E1 हमने लिखा था ई नॉट, और यहाँ पे साइन kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, और फिर E2 हमने लिखा ई नॉट साइन, और ये है ओमेगा टी माइनस kz एक्स कैप, और इसी चीज को लिखा जा सकता है ई नॉट साइन माइनस, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं यानी kz माइनस ओमेगा टी और फिर एक्स कैप। होता क्या है कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, या माइनस साइन थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ये। तो इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, इसका मतलब कि E2 इजकल टू आप लिख सकते हैं ई नॉट और फिर ये साइन और ये यानी kz माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ये एक्स कैप। इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या लिखा जा सकता है, तो फेज डिफरेंस यानी पाई बाई यानी फाई 2 माइनस फाई 1, इसका मतलब अब इसका फेज डिफरेंस पाई आया। पाई। इसका मतलब मुझे बताइए कि इस दो इक्वेशन में किस बात की डिफरेंस है, इस दो इक्वेशन में ये मुझे बताइए, दोनों का एनर्जी सेम होगा या इंटेंसिटी दोनों का सेम होगा? यस दोनों की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सेम। यस सर सेम दोनों का कलर, दोनों की कलर अगर इसका भी सेम है ना, दोनों की प्रोपेगेशन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी सर। अपोजिट हाँ, दोनों की जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन होगी, यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये कुछ लोगों को कि ये प्लस जेड में जा रहा है, ये माइनस जेड में जा रहा है, बट आगे हम इससे करेंगे कि दोनों की प्रोपेगेशन डायरेक्शन जो होगी वो सेम ही होगी। तो ये हमारा यानी फेज डिफरेंस था। सर वैसे भी तो आपने बताया था कि प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन फेज में कोई रोल प्ले ही नहीं करती। क्या कह रहे हैं? प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन फेज डिफरेंस नापने में कोई हेल्प नहीं करती, मतलब कोई रोल नहीं होता। हाँ, तो फेज डिफरेंस हमने अभी ये कहा ना कि ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, जैसे केजेड हमने ओमेगा टी कहा, ओमेगा टी माइनस केजेड का, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, ये इसे डिफरेंस लाने के लिए हमने उस दोनों के बीच वो कर दिया, मतलब कि सेम फॉर्मेट में रख दिया। ये भी केजेड माइनस ओमेगा टी, इसको भी हमने केजेड माइनस ओमेगा टी टर्म्स में कहा, तो फिर यहाँ से वो इजी से आ गया वो। सर हाँ कहिए। सर जैसे हमने पिछले वाले केस में देखा कि वो मतलब ऑर्थोगोनली एक्स और वाई पे प्रोपोगेट कर रहे हैं, तब हमने वो फेजर के लिए हम उसका रोल प्ले नहीं मानते। बट सर अगर कोई आर्बिट्री डायरेक्शन जैसे किसी आई कैप और जे कैप के कॉम्बिनेशन, मतलब एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन वाले डायरेक्शन में रहे और दूसरा कोई अलग, तो सर मैटर करेगा ना, फिर मतलब रिजॉल्व करना पड़ेगा ना? नहीं, अगर सपोज कि कोई ऐसा जाता है और कोई ऐसा जाता है, ठीक, अगर ये यानी दो के टर्म्स में, तो अब आपको इसको दो तरीके से करना होगा। सपोज कीजिए फिर ये दो वेव हो जाएंगे, एक तो आप फिर इसका यानी जैसे अगर ये सपोज कीजिए यानी ये E1 था और ये E2 है, तो ये E2 का x कंपोनेंट लिख लीजिए, फिर E2 का y कंपोनेंट लिख लीजिए, और फिर अब आप देखिए कि यानी दोनों में फेज डिफरेंस क्या है। वैसे E1 की जो भी फेज होगी जिधर भी वो मूव कर रहा है, राइट, और E1 यानी E2 की जो भी फेज होगी, फेज डिफरेंस जब कभी कहा जाएगा तो इस दोनों के बीच का एंगल का माइनस, तो वो इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको रिजॉल्व भी करके करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जब कभी फेज डिफरेंस हम मानेंगे तो जो उसके आर्गुमेंट वाला पार्ट है उसी पे फर्क पड़ेगा वो। मतलब सर वो किसी भी डायरेक्शन में दो वेव हाँ, किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में जाए, जब कभी आपसे फेज डिफरेंस कहा जाता है तो फेज डिफरेंस आप दोनों की फेज का माइनस करिए। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको ये किया कि केजेड माइनस ओमेगा टी माइनस केजेड था, यहाँ जब कभी आपको फेज डिफरेंस कहा जा सकता था तो आप सीधा दोनों में माइनस कर दीजिए, केजेड माइनस ओमेगा टी माइनस केजेड। सर एक डाउट था, जो फोर्थ वाला इसमें क्वेश्चन करवाया ना आपने, जब आपने इसमें कहा था कि माइनस कर दो तो फेज डिफरेंस कितना आएगा उसमें?
माइनस, अच्छा उस वक्त पाई आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये होता है, अगर -1 लिखूं तो ये क्या होगा, e टू द पावर आयोटा पाई होगा। यस सर। हाँ, तो माइनस अगर होता तो फेज डिफरेंस पाई आ जाता। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, सो ये फेज डिफरेंस आई होप कि आपको निकालना आ गया बच्चे लोग। यस सर। अब है कि फेज वेलोसिटी क्या होता है। फेज वेलोसिटी या इसको वेव वेलोसिटी भी कहा जाता है। सर जिस स्लाइड में आपने सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करा, आप दिखा सकते हैं प्लीज? ये क्या, यस सर, यस सर। ओके हो गया ये, यस सर। फाइन, ये भी हो गया होगा मुझे लगता है। यस सर, हो गया, वो बस थोड़ा सा मिस हो गया। अच्छा, ठीक, फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। जैसे देखिए कि अगर हमने ऐसा एक पल्स जनरेट किया इस रोप में, हमने इसे हल्का सा बम्प दिया होगा और बम्प दे करके फिर अगर मैं इसे छोड़ दूं ना, जैसे देखिए कि अगर यानी किसी चीज को अगर मैं जैसे इसी को हल्का सा ऊपर उठा के छोड़ दूं, आपको लग रहा है कि इस तरह इधर मूव करेगा ये नो सर। ना। तो अभी होगा क्या कि अगर हमने यहाँ एनर्जी की डिस्टरबेंस दी, ये बम्प क्रिएट हुआ, अब ये इस बम्प क्रिएट होने के बाद ये चीजें खुद से मूव करना शुरू करेगी। तो वेव के साथ स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि वेव की एनर्जी को किसी को ले जाना नहीं पड़ता है, उसका जो पल्स है या शेप है या उसकी जो एनर्जी है उसको, जैसे अगर मैंने कहा ये मार्कर है और मार्कर आप तक पहुंचाना है, तो किसी ना यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो आएगा और इस मार्कर को लेके आपके पास तक जाएगा। बट अगर मैं कोई वर्ड बोलूं, राइट, उसे आप तक ले जाने के लिए किसी आदमी को हायर करना पड़ेगा क्या कि तुम इस वर्ड को उठा के ले जाओ उसके पास तक, यानी उसके ईयर तक। नो सर। हाँ, नो तो सर। वेव क्या होता है कि उस मीडियम में सेल्फ प्रोपेगेट करता है, किसी को प्रोपेगेट नहीं करवाना पड़ता है। हाँ, ये बात ट्रू है कि किसी वेव के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है जहाँ से वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन करके प्रोपेगेट करवाए। हालांकि वैक्यूम में उस मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से प्रोपेगेट होता है। तो यहाँ जब कभी हमने एक पल्स यहाँ पे ये जनरेट किया, ये कुछ दूर के बाद ये पल्स क्या होगा कि यहाँ पहुंच जाएगा, और मान लेते हैं कि ये पल्स की जो शेप थी वो यानी सिमिलर पल्स थी, जैसे यहाँ पे ये ऐसा हुआ और इस तरीके से ये पल्स हमने जनरेट किया। अभी ये यहाँ था, ये मूव करना शुरू किया, ये यहाँ है, फिर से मूव करना शुरू किया। ये दोनों पल्स में आप क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सेम है ना। मान लेते हैं कि दोनों की एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो होगा वो भी सेम है, ये दोनों पल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी यही पल्स अभी मान लीजिए कि यहाँ आ गया, ये पल्स पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, राइट। तो होगा क्या कि जब कभी ये एज्यूम किया जाता है कि अगर मीडियम आइडियल हो, मीडियम में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो, आइडियल मतलब होता है कि मीडियम नॉन डिस्पर्सिव हो। एक डिस्पर्सिव मीडियम होता है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, उसको डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम मतलब थ्रू आउट बॉडी की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मान लेते हैं कि अभी मीडियम आइडियल है, यहाँ जो पल्स जनरेट हुआ वो मूव किया और ये सपोज कि किसी टाइम में यहाँ पे आ गया, तो इस पल्स में होगा क्या, इसका जो शेप रहेगा, जैसा शेप अपियरेंस पल्स का यहाँ था, एग्जैक्टली सेम अपियरेंस यहाँ भी रहेगा, या फिर कहीं भी जाए 5 मीटर या 5 किलोमीटर या 50,000 किलोमीटर, अनलेस मीडियम अगर आइडियल है तो इसका शेप अनचेंज रहेगा। क्लियर है, राइट। अब होगा क्या कि अगर शेप रिपीट करना दोबारा। मैंने कहा कि इसकी जो शेप होंगे अपीयरेंस वो अनचेंज रहेगा जब वेव मूव करेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए, तो मैंने पल्स कहा है, हार्मोनिक वेव अगर आप कोई ड्रॉ करते हैं, ऐसा हार्मोनिक वेव यहाँ जनरेट हुआ। अब हर एक वेव की अपनी कोई स्पीड होती है ना, हर एक वेव का, तो ये हार्मोनिक वेव आपने जनरेट किया। अब ये वेव क्या होगा कि टाइम के साथ मूव करना शुरू करेगा। जब कभी टाइम के साथ ये मूव करना शुरू करेगा तो क्या मेंटेन करके रखेगा
ये अपना अपीयरेंस मेंटेन करके रखेगा, अपना शेप मेंटेन करके रखेगा, राइट। तो हम ये कहते हैं कि इन आइडियल मीडियम, आइडियल मीडियम मतलब कि नॉन डिस्पर्सिव, इसका शेप सेम रहेगा। ये मैंने कहा था कि इसका शेप सेम रहता है। शेप अगर सेम रहेगा तो इसको मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट कीजिए, क्या चीज उसका सेम रहेगा? एनर्जी का एनर्जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैंने आपको कहा था कि शेप को डिटरमाइन नहीं करता। जैसे देखिए कि अभी यहाँ पे सर फेस Phase सेम sir. रहेगा, शेप सेम रहेगा। फेज सेम रहेगा। फेज सेम रहेगा। जैसे ये अभी ऐसा डॉट ये क्रिएट हुआ था, अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो डॉट वाला पार्ट है, राइट, यहाँ डॉट था, जब मूव करना शुरू करेगा तो यही डॉट ऐसा मूव करना शुरू करेगा, तो ये डॉट अपने पोजीशन से चेंज नहीं होगा। यहाँ ये डॉट था, ये डॉट सेम अपने पोजीशन को मेंटेन करते हुए वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पे इसने क्या सेम रखा, तो अपनी ये एम्पलीट्यूड नहीं, इसका फेज सेम रखा। फेज हाँ, इसका जो रहा वो फेज सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड तो सबका रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब कभी ये प्रोपिगेट करेगा तो जैसे ये एम्पलीट्यूड हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्टरबेंस। अब अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट प्रोपिगेट कर रहा है, जैसे अभी ना यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम अपना फोकस करते हैं, या यहाँ पे अपना फोकस करते हैं, या फिर कोई और पॉइंट यहाँ पे फोकस करते हैं, अब इसको आप मूव करवाना शुरू कीजिए, तो ये पॉइंट जो होगा आपको लग रहा है कि अपना शेप मेंटेन करके मूव कर रहा है, ये जहाँ का था वही था, और ये मैं अपना इस तरीके से मूव किया ये। बच्चे लोग जैसे देखिए ये पॉइंट यानी ये पॉइंट जो है ये अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, तो जब कभी मूव करेगा तो ये वो पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे रहेंगे। ये पॉइंट अभी कम है, तो ये जब मूव करेगा तो अपना शेप को सेम रख के फिर मूव करेगा। तो पल्स इस तरीके से मूव करता है, एक पल्स जनरेट हुआ और फिर इस तरीके से वो मूव करेगा, राइट। तो मैंने कहा कि जब कभी कोई वेव मूव करता है मीडियम में तो उसका शेप सेम यानी अनचेंज रहता है। शेप अगर अनचेंज रहता है तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं इनडायरेक्टली, कि क्या अनचेंज रहेगा उसका, फेज एजेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, पोजीशन के साथ। पीछे आप लोगों ने क्या, पीछे मैंने कहा था फेज कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ओवरऑल फेज वेरिएबल है, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि फेज क्या है, तो एक पॉइंट के लिए देखना पड़ेगा। जब कभी ये मूव ऑन करता है तो नेट फेज जो होता है वो अनचेंज रहता है, ठीक। अगर मान लीजिए किसी इंस्टेंट में इसकी टोटल फेज π/2 है या पाई है या कुछ भी है, अब टाइम मूव करेगा, पोजीशन अगर मूव करेगा तो भी इसका नेट फेज चेंज वही रहेगा। यानी इस पल्स का पर्टिकुलर पोजीशन में यहाँ अगर कुछ फेज है, मान लीजिए इस वाले का या इस वाले का या इस वाले, जैसे यहाँ पे मुझे बताइए, इसको अगर मैं मार्क करता हूँ कि ये यानी ये ब्लू वाला है, ब्लू वाला स्पॉट की फेज कितनी आएगी, अगर कोई यहाँ ऑब्जर्व करता है तो इस वक्त इसकी फेज कांस्टेंट फेज कितना आएगा, π/2, ठीक। अब अगर ये मूव करता है तो आपको लग रहा है कि हमेशा मैक्सिमम पोजीशन को ही मेंटेन करते हुए मूव करेगा, अगर इसका अपीयरेंस चेंज नहीं होना है तो हाँ, इसका मतलब इस वाले पार्ट का यहाँ जो है उसका हमेशा फेज π/2 ही रहा। यस हाँ, तो ये होगा, आपको लग रहा है कि जेड और टाइम यानी जेड चेंज होने से, टी चेंज होने से इसका फेज जो होगा वो वेरी करेगा, बट ऐसा ट्रू है नहीं है। नेट फेज जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ। तो लास्ट वाले केस से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ये नहीं क्लियर हो रहा है। लास्ट वाला केस से क्या कर रहा है वो, मतलब नहीं कर रहा है। मैंने लास्ट वाले केस में आप लोगों से पूछा था कि फेज कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो आप लोगों ने कहा कि वेरिएबल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। फेज जब कभी अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम हो तो कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं करता। मतलब सर हम ये तो मतलब सर हम ये कह सकते हैं ना कि थ्रू आउट द मूवमेंट पूरी एनर्जी इसकी सेम रहेगी, मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। उस शेप को लेके अगर हम बात करें तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, क्योंकि सर एम्पलीट्यूड भी सेम रहता है और फेज भी सेम रहता है। ये ऐसा होता है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपने कुछ एनर्जी दिया, ये एक पैकेट बना, वेव पैकेट, राइट।
अब ये क्या होगा कि इस एनर्जी को ले करके जैसा डिस्टर्बेंस था अब उस सर्टेन स्पीड के साथ ये थ्रू आउट मूव करना शुरू करेगा। तो ये अपनी अपीयरेंस चेंज नहीं करेगा, अपीयरेंस चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका जो फेज होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर सर डिस्पर्स करेगा सर तब तो फिर एम्पलीट्यूड और डिस्पर्स करेगा तो चेंज होगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम हम आइडियल मीडियम की अगर बात करते हैं तो फिर इसका फेज जो होगा वो सेम रहेगा। इसका मतलब इसका जो शेप रहेगा वो इंटैक्ट रहेगा, जैसा यहाँ है वैसा ही 10 किलोमीटर दूर बाद भी होगा। और आगे मैं इसे मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दूंगा कि ये जो फेज होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। तो सर फेज सेम रहने का मतलब ये है कि उसकी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम रहेगा और एम्पलीट्यूड है वो भी सेम रहेगा। हाँ कुछ भी हाँ, कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट सेम मेंटेन करके एक पल्स जब जनरेट हुआ वही पल्स मूव करना शुरू कर देगा, राइट। वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कि फाई हमने कहा केजर माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा कांस्टेंट है, राइट। अब होगा क्या कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट अगर हम करें मान लेते हैं टाइम के टर्म्स में या किसी भी पर्टिकुलर चीज के टर्म्स में, तो डेल्टा फाई अगर हमने कहा इसके डिफरेंशिएशन कितना होगा, यानी फाई का डिफरेंशिएशन अगर ये कांस्टेंट है तो आपको लग रहा है कि ये 0 होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। यस सर। और फिर यहाँ पे अगर हम मैंने लिखा तो क्या होगा k dz बाई dt माइनस ओमेगा और ये 0 है। इसका मतलब अगर मैंने लिखा तो ये k v क्योंकि dz बाई dt v देगा माइनस ओमेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब कि v इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा बाई k। बट ये v किस डायरेक्शन में होगा, अभी v क्या था dz बाई dt था ना, इसका मतलब v किस डायरेक्शन में होगा जेड की डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, राइट। और v आया भी क्या है, प्लस आया या माइनस आया, प्लस आया सर। प्लस आया ना। तो अभी जो v है ये क्या शो कर रहा है कि ये जो v है वो z है, यानी z के तरफ है, और प्लस है यानी ये पॉजिटिव z के तरफ जा रहा है। यहाँ हमने एज्यूम क्या किया, ये v की फॉर्मूले आई कब, ऐसा जब v हमने कहा ओमेगा बाई k आएगा, ये क्या आया, हमने इसमें क्या एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया कि फेज कांस्टेंट है, इसलिए इस वेलोसिटी का नाम क्या होता है फेज वेलोसिटी ना। यानी इसका मतलब है कि इट इज वेलोसिटी विथ व्हिच फेज यानी कांस्टेंट फेज ऑफ ए वेव मूव फॉरवर्ड। यानी वेव क्या करता है कि अपना फेज को कांस्टेंट रखता है और उस कांस्टेंट को इस स्पीड के साथ ले जाता है। जैसे देखिए अभी इसका शेप सेम था, इसका मतलब मैंने क्या कहा कि फेज कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट शेप को किस स्पीड के साथ ले जाता है, तो v स्पीड के साथ ले जाएगा, और जो जिसकी वैल्यू होगी ओमेगा बाई के, क्योंकि ये वैल्यू ओमेगा बाई के तभी आएगी जब हम मानेंगे कि इस आदमी का शकल नहीं बदल रहा है, क्योंकि वो स्पीड है, उस स्पीड से चलने से उसका शकल नहीं बदल रहा है, यानी उसका फेज नहीं बदल रहा है, तभी तो हम ये डिराइव कर पाएंगे, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला नहीं आता ना। ये फॉर्मूला कब आया है, जब हमने फेज को कांस्टेंट माना है, तो इसलिए इसको हम फेज यानी फेज वेलोसिटी कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं इट इज वेलोसिटी with which a pulse move maintaining its constant phase। ये लिख लिया आप लोगों ने बच्चे लोग? नो सर। अच्छा लिख लीजिए इसे। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं क्या, क्योंकि सर आप कह रहे हैं ना कि बाद में डिराइव कर पाएंगे चीजों को, तो हाँ इस सब चीजों को जैसे आगे हम यूज करेंगे, यानी जैसे भी कैसे ये एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है कि जब कभी कोई वेव होगा तो उसका डायरेक्शन हम आराम से बता सकते हैं कि वेव अभी यानी किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है या वाई एक्सिस में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में। ये दूसरा होगा क्या कि ये फेज जो है फेज कांस्टेंट क्यों हुआ, वो शायद अभी आपको ट्रबल करता होगा कि फेज कैसे कांस्टेंट हो जाएगा जब जेड और टी मूव करेगा। अब इस रिजल्ट से हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि फेज जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब सर एक चीज और, सॉरी, हमने बोला कि सर एम्पलीट्यूड जो है उसके शेप को डिफाइन नहीं करता मोर प्रोमिनेंटली, जबकि फेज करता है। सर इसलिए भी तो कह सकते हैं ना कि फेज में जो है सर जैसे जेड भी है
और टी भी है और सर डेल्टा भी, मतलब 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं शेप को। और जबकि सर एम्पलीट्यूड में बस एक ही फैक्टर अफेक्ट करता है, वो एनर्जी वाला, मतलब कि हम उसको कितनी ज्यादा हाई रेट से पल्स दे रहे हैं, मतलब कितना उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, बस एक ही फैक्टर है। तो इसलिए कह सकते हैं कि सर ये फेज वाला जो है मोर प्रोमिनेंटली उसके शेप को डिफाइन करता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज को यानी डिफाइन करने की कोशिश की है, क्योंकि मतलब सर मैंने ये कहा सही ना है कि ना? मैथमेटिकली समझना इजी है, बट फिजिकली इंटरप्रेट करना ना वो यानी वो उस वक्त सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि अभी आप कितने डीपली सोच पाते हैं। तो काफी अच्छा आपने इसे एक्सप्लेन किया कि ठीक है वो एम्पलीट्यूड के बजाय, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई ना, बट किसी पार्टिकुलर टाइम पे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका शेप ऐसा है, यहाँ पे इसका, बट इसका शेप यहाँ पे ऐसा होगा, ये इसके एम्पलीट्यूड पे तो नहीं डिपेंड कर रहा है ना वो तो इस वक्त इसका फेज क्या होगा उस पर डिपेंड कर रहा है ना, कि अभी छोटा सा है, यहाँ पे लार्जर हो गया, फिर यहाँ पे रिवर्स चला गया। ये रिवर्स क्यों गया, ये इसके एम्पलीट्यूड पे तो नहीं डिपेंड किया ना, वो किस चीज पे डिपेंड किया, उसका फेज पे डिपेंड किया ना। तो इसलिए हम एम्पलीट्यूड पे कह सकते हैं कि वो यानी एम्पलीट्यूड उसके शेप को डिटरमाइन नहीं करता है। काफी अच्छा आपने इंटरप्रेट किया, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। सर के कैप बताना सर। क्या कर रहे हैं सर? एक जनरल एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हो? अच्छा, अभी हम आगे कोशिश करेंगे। अभी आप इसका मैथमेटिक्स वाला पार्ट समझ लीजिए। v इक्वल टू ओमेगा बाई के होगा, v आया कैसे वो समझ लीजिए। ये दोनों अलग है ना, एक तो 2 पाई बाय लैम्डा वाला हो गया और एक के डायरेक्शन वाला है। 2 पाई बाय लैम्डा तो ओमेगा बाई के में एक तो वो 2 पाई बाय लैम्डा वाला हो गया, और ये जो के है वो तो आपने यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए लिखा है ना। हाँ, तो ये दोनों अलग अलग है ना। हाँ, के जेड की जगह अगर आपको दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं जेड कैप। अब सही है, क्योंकि ये जेड कैप क्यों आया था, क्योंकि ये v हमारा dz बाई dt था। अब सही है। हाँ सर, मैं बस बता दी कंफ्यूजन लोगों को। ओके, ये वाला पार्ट हो गया बच्चे लोग। यस सर। अब यहाँ पे देखिए कि होता क्या है, ओमेगा इक्वल टू हम 2 पाई इंटू एफ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, और के इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है। इस चीज को अगर हम v में यूज करें, यानी ओमेगा बाई के में यूज करें, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ 2 पाई बाई लैम्डा, कितना आ जाएगा ये f इंटू लैम्डा, यानी v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। क्लियर है ये? यस सर। तो v इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा इंटू एफ, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये जो v होगा उसको हम फेज वेलोसिटी कहेंगे। अब यहाँ पे पीछे शायद किसी को डाउट लग रहा था कि ये चीजें यानी कैसे कांस्टेंट रहता है। वैसे एक और है, यानी अगर हम गॉसियन इक्वेशन से करें तो वहाँ और ज़्यादा बेटर से समझा सकता है, बट अगर क्विकली समझने की थोड़ी सी कोशिश करें, जैसे देखिए मैंने कहा था के, यानी कोई अगर फेज मैंने ऐसा लिखा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा मैंने फेज लिखा प्लस पाई बाई 2। मान लेते हैं कि अभी ये जो कोई पल्स था ये यहाँ था इस जगह, बाद में ये पल्स यहाँ चला गया। मान लेते हैं कि ये पल्स पहले यहाँ था, अब यहाँ चला गया। ये मान लेते हैं कि इस टाइम में t 0 था, बट यहाँ पे t की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे x 0 था, बट यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी। ये बात पे एग्री है कि यहाँ पे t 0 x 0, यहाँ पे t की वैल्यू कुछ होगी और x की वैल्यू कुछ होगी। यस सर। यस सर। और मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v है। अब मुझे बताइए कि यहाँ से जो x डिस्टेंस कवर किया उसको आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू vt लिख सकते हैं यस सर। ना, x यस इक्वल टू सर। vt। v का फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखा है, लेम्डा एफ नहीं इससे पहले v की फॉर्मूला हमने क्या ओमेगा लिखा, बाई ओमेगा बाई। तो इसको हम ओमेगा बाई के इंटू टी भी लिख सकते हैं यस सर। ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो फाई का आपका वैल्यू था के, और x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई के लिख सकते हैं इंटू टी लिख सकते हैं। नहीं, इस x की वैल्यू, यहाँ जो x है इस x की जगह आप ये लिख सकते हैं ना, ओमेगा के इंटू टी, यहाँ जो x है, और यहाँ माइनस ओमेगा टी। फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 जो था कुछ, फाइनली क्या आ जाएगा। आपको लग रहा है कि ये दोनों सेम है, ये भी ओमेगा टी है, ये भी ओमेगा टी है, प्लस पाई बाई 2 है, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। तो अभी आपने फिर क्या देखा, किसी भी पॉइंट पे मैं फेज कैलकुलेट करूंगा, कितना आएगा किसी भी डिस्टेंस पे। जैसे देखिए इसी इक्वेशन में यहाँ पे जब था तो t0 पुट कीजिए, x0 पुट कीजिए, फाई कितना आ रहा है इस जगह पे, यहाँ पे
और यहाँ पे जब मैंने पुट किया तो x की वैल्यू चेंज हुई, t की वैल्यू भी चेंज हुई, बट x की वैल्यू कितनी, vt ना, v की वैल्यू कितनी, ओमेगा बाई के टी। अब अगर हमने k की जगह पुट किया तो ओमेगा टी आया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0, इसका मतलब यहाँ भी फेज की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी पाई बाई टू 2 है, यहाँ भी, क्योंकि यहाँ जो इसका शेप है उसे मेंटेन करके रखना है। पाई बाई 2 की जगह पाई हो जाता या पाई बाई 2 की जगह 0 हो जाता तो यही आपको लग रहा है नीचे पीछे जाता, यहाँ पे आ जाता वो ना। तो अगर इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कहीं भी जाइए फेज इसका कांस्टेंट होगा। एक बार जो फेज आ गया ना उस पार्टिकल का, जैसे इस पार्टिकल का फेज यहाँ है, इस पार्टिकल का कुछ और है, इस पार्टिकल का कुछ और है, एक बार जो ये फेज आएगा अब ये जहां भी जाए ये फेज अपने साथ लेके जाएगा। आदमी कहीं भी जाए अपना शक्ल नहीं चेंज कर सकता, समहाउ ऐसा ही वेव के साथ हो रहा है। तो मतलब एक पार्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए एक है ना, अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर किया हो तो उसके एस्पेक्ट में तो चीजें फिर बदल जाएंगी। उसका फिर फेज कुछ और होगा। जैसे मैंने ये कहा ना, कोई यहाँ ऑब्जर्व कर रहा है तो इस पार्टिकल के लिए फेज अनचेंज रहा ना, कोई यहाँ ऑब्जर्व किया इसके लिए अनचेंज रहा ना, यहाँ ऑब्जर्व किया अनचेंज रहा ना, तो इस पार्टिकल के लिए भी आप कह सकते हैं ना समहाउ इसके लिए जो भी फेज रहेगा, जो भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो इसके लिए तो कोई यूनिक ही ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा ना इस पॉइंट के लिए जी सर। ना। तो ये समहाउ फेज उसका क्या रहता है, सेम रहता है। ये अगर आप जनरल लाइफ में इसे कंपेयर करना चाहें तो ऐसा ही है। आप कहीं भी निकलिए कितनी दिन के बाद भी आपका दोस्त आपको पहचान लेगा। समहाउ आपका फेज क्या होगा, अगर आप नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में गए होंगे मतलब तो फिर आपका शक्ल वैसा ही रहेगा ना। यहाँ भी ऐसा ही है। डिस्पर्सिव मीडियम में गया तब तो आदमी के शक्ल चेंज, वेव का शक्ल चेंज हो जाएगा। अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है तो वही पहले था। सेम रहेगा। हाँ, इसे रिलेट कर पा रहे हैं आप? यस यस सर। ओके, तो ऐसा ही। सो ये चीज फेज वेलोसिटी समझ में आया। इसको फेज वेलोसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ आदमी अपना शक्ल कांस्टेंट मेंटेन करके मूव कर रहा है। ठीक, सर ये फेज वेलोसिटी तो हर पार्टिकल के लिए सेम रहेगी ना? क्या करे, फेज वेलोसिटी हर एक पार्टिकल। काफी अच्छा चीज आपने कहा। जैसे ये पार्टिकल ये भी अपना शक्ल मेंटेन करके चल रहा है, ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो भी अपना शक्ल मेंटेन करके चल रहा है। तो इस पे हर एक पॉइंट पे जो भी चीजें हैं डिस्टरबेंस है उस सब की वेलोसिटी सेम होगी। क्योंकि अगर वेलोसिटी कम ज्यादा होता है, जैसे इसकी वेलोसिटी कम इसकी वेलोसिटी, आपको लग रहा है उसका यानी शेप का शक्ल अनचेंज हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएंगे वो चेंज हो जाएगा अगर ना। अलग क्योंकि अलग इसकी अगर मान लीजिए ज्यादा है और इसकी कम है तो थोड़ी देर के बाद इसको क्रॉस ओवर कर लेगा ना, तो बिगड़ जाएगा ना वो शेप। ओके क्लियर। हाँ, सो ये पार्ट आई होप ओवर हो गया। तो मैंने कहा फेज वेलोसिटी है, मैंने इसी को वेव वेलोसिटी भी कहा था। वेव वेलोसिटी क्यों कहते हैं या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। वैसे तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, जो फेज वेलोसिटी होता है वही मैग्नीट्यूड में वेव वेलोसिटी होता है, बट दोनों की फिजिकल इंटरप्रिटेशन अलग है। फेज वेलोसिटी का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, दिस इज द वेलोसिटी विथ व्हिच वेव मेंटेन इट्स कांस्टेंट फेज। वेव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जब कभी ये वेव पैकेट मूव कर रहा है ना तो अपने साथ क्या लेके जा रहा है, एनर्जी ना। तो ये जो एनर्जी जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसको भी फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी कहते हैं। तो वेव वेलोसिटी कहते हैं इट इज वेलोसिटी ऑफ वेव विथ व्हिच इट इम्पार्ट एनर्जी। जिस स्पीड से एनर्जी इम्पार्ट कर रहा है, राइट, या मोमेंटम इम्पार्ट कर रहा है उसको वेव वेलोसिटी कहते हैं। और ये दोनों चीज क्या होता है, इक्वल होता है। क्योंकि एनर्जी है कहाँ पे, तो इसके पैकेट में, और पैकेट जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से एनर्जी इम्पार्ट करेगा। ये संभव ऐसा ही है कि घर से आप निकले थे, आपके पॉकेट में किसी ने पैसे दे दिए, इसका मतलब एनर्जी दे दिया, राइट। अब आप जिस स्पीड से जा रहे हैं, प्रोवाइडेड आपका पॉकेट नहीं चेंज हो रहा है, पॉकेट में कोई लीकिंग नहीं हो रही मनी की, तो वो फेज आपका सेम रह रहा है और फिर आप मूवमेंट कर रहे हैं। क्लियर है ये? ओके, सो ये फेज वेलोसिटी हुआ। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आप मुझे बता दीजिए। हालांकि इससे एक चीज और नोट कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए कि इसके बेसिस पे, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा ये कभी कभी पूछा जाता है कि क्या होगा वेलोसिटी और इसके डायरेक्शंस क्या होंगे। तो उस पे एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख लीजिए, वैसे डिटेल्स हम वेव चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो इफ एनी फंक्शन contain a linear combination
ऑफ द पोजीशन एंड टाइम, दैट इज आप ऐसा कह सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा फंक्शन है f और ये xt आपने कहा, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये यानी f जो कंटेन करे कोई फंक्शन, f की वैल्यू ये ax प्लस माइनस bt और फिर टू द पावर n और ये। तो अभी मैंने कहा कि fx कोई फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने कहा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन का पावर आपको कितना लग रहा है? जब मैंने लीनियर कहा इसका मतलब पावर 1, पोजीशन का पावर कितना है 1, टाइम का पावर कितना है 1, तो और इस होल का पावर कितना है? तो होल का पावर N. कुछ भी हो सकता है, होल का पावर कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 आप कुछ भी ले, लेकिन जब कभी पोजीशन और टाइम को आप ऐड कर रहे हो उस वक्त दोनों की पावर क्या होनी चाहिए 1 1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप ऐड कर सकते कि इसकी पावर स्क्वायर है, इसकी पावर टी है और यहाँ पावर आप कुछ भी रख दीजिए 3 4 5, तब नहीं होगा, राइट। क्योंकि होगा क्या कि अभी आपने इसे ऐड ही किया तो पोजीशन का स्क्वायर्ड है बट यानी टाइम का लीनियर टर्म्स है। जब कभी कोई ऐसा फंक्शन जिसमें पोजीशन भी लीनियर हो टाइम भी लीनियर हो, उस दोनों को आपने ऐड किया, उसका पावर अब कुछ भी हो, जैसे देखिए पावर अगर मैंने स्क्वायर रखा तो फाइनल क्या होगा खुल के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, तो वहां तो स्क्वायर टर्म्स आ जाएगा ना। यस सर। ना, लेकिन होगा क्या कि जब कंबाइन कर रहे हो उसके बाद यहाँ पावर कुछ भी स्क्वायर क्यूब 4 10 6 कुछ भी हो, कॉम्बिनेशन अगर लीनियर में आ गया है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? ये वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। So if any function contain a linear combination of the position and time, that is this, it may represent सर x और t का पावर 1 1 ही लेंगे। क्या कह रहे हैं? x और t x और दोनों का पावर 1 और उस सब का होल का पावर n, n कुछ भी हो सकता है। n की कुछ भी ले लीजिए, लेकिन जब दोनों को ऐड कर रहे हो या सेपरेट कर रहे हो तो उसका पावर 1 जरूर होना चाहिए, ठीक। यस सर। ओके, सो इट मे रिप्रेजेंट ए वेव। अगर ऐसा होता है तो वो वेव हो सकता है, क्लियर है? अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो वेव होगा। जैसे देखिए अभी जब मैंने यहाँ कुछ लिखा था, ये आपको लग रहा है कि वेव का इक्वेशन है, यानी ऐसा कहीं टर्म्स है तो ये वेव रिप्रेजेंट कर सकता है क्योंकि ये पोजीशन और टाइम के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। यस सर। यस सर। ऐसा जहां कहीं भी होगा तो वेव को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने कहा कि दोनों में प्लस माइनस हो, पावर कुछ हो तो वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? यहाँ तक लिख लीजिए। उसके आगे एक टर्म्स और लिखना है, प्रोवाइडेड इट इज फाइनाइट, यानी फंक्शन जो होगा प्रोवाइडेड फंक्शन इज फाइनाइट continuous and its double derivative exist। ये टर्म्स कंडीशन ये ऐसा होगा तो वेव होगा, 98-99% चॉइस चांसेस है कि वेव होगा, बट उसमें स्पेशल टर्म कंडीशन ये है कि फाइनाइट होना चाहिए, उसका कंटिन्यूअस होना चाहिए और फिर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होनी चाहिए, राइट। ये 3 कंडीशन होगा तो डेफिनेटली वेव होगा, बट वो अभी डिटेल की जरूरत नहीं है। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो ये फाइनाइट कंटिन्यूअस यानी ये डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी समझ लीजिए फॉर ए व्हाइल के लिए कि ये रहेगा तो वेव रहेगा वो। ये हो गया। यस सर। ओके, सो अब अगर ऐसा कोई वेव हुआ, ऐसा कोई वेव इक्वेशन हुआ, ये लिख लिया आप लोगों ने? सारे लोगों ने लिख लीजिए तो मुझे बताइए। यस सर। ओके, तो ऐसा जहां कहीं भी वेव इक्वेशन हो, वेव फंक्शन में हो, तो इसकी स्पीड आप दे सकते हैं इट्स स्पीड या वेव स्पीड, देन वेव स्पीड इज गिवन बाय v इक्वल टू, आप दे सकते हैं रेडीमेड फॉर्मूला इसका, कोफिशिएंट
ऑफ, जैसे देखिए पहले जो हमने v का फॉर्मूला लिखा था, क्या है हमारा v का फॉर्मूला, ओमेगा बाई के आया है ना जब हमने उस तरीके से निकाला था। तो ओमेगा Yes, किसका sir. कोएफिशिएंट था, टाइम का या पोजीशन का था, किसके साथ था वो, टाइम का टाइम का। तो Time फॉर्मूला के आप साथ। क्या बनाएंगे, टाइम के कोएफिशिएंट साथ ऑफ टाइम डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, पोजीशन। कोएफिशिएंट ऑफ पोजीशन। और अगर सपोज कीजिए आप इस सिंबल में से फॉलो करते हैं वेव ax प्लस bt, इसका मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस a बाई, हमारा a क्या था, a अभी था पोजीशन का ना, इसका मतलब b बाई a। वेलोसिटी जो होगा वो प्लस माइनस b बाई होगा। प्लस कब होगा, यानी साइन कन्वेंशन। प्लस कब होगा, तो इफ बोथ कोएफिशिएंट, इफ both the coefficient are positive, that is negative, that is opposite sign। और माइनस कब हम लेंगे, if both the coefficient are positive, that is same sign। तो इस यानी इस एजम्पशन से आप वेलोसिटी काफी इजी से निकाल लेंगे, आपको बार बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि क्या कितना यूजफुल है। ये लिख लीजिए तो फिर मुझे बताइए। सर हमने पीछे लिखा कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तो सर हम किसके रेस्पेक्ट में चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव, टाइम या फिर पोजीशन? दोनों के टर्म्स में। जैसे देखिए हमने ऐसा कहा कि साई इक्वल टू के जेड माइनस ओमेगा टी। अब आपको लग रहा है कि ये एग्जिस्ट करेगा डेल स्क्वायर, जैसे देखिए अगर मैंने कहा कि यहाँ पे डेल साई बाई डेल जेड तो ये आ जाएगा के। अब डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर कितना आएगा, ये 0। तो ऐसा सिंपल कोई इक्वेशन जो होगा वो वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, राइट। बट अगर सपोज कीजिए कि हम ऐसा कुछ कहते हैं यानी साई इक्वल टू ए साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अब आप इसे 2 बार डिराइव कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए या 10 बार डिफरेंशिएट कीजिए, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा ना। यस सर। हाँ, तो डबल मतलब सर डबल डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव नहीं, मैथमेटिकल के टर्म्स में वो आप वो रखिए कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कुछ और टर्म यानी उसके टेक्निकल वर्डिंग होती है। अभी तो आप मान लीजिए कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके सर। ये हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? जस्ट अ मिनट। ओके, लिख लीजिए। सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ बताइए। सर हम वेव को हमेशा कॉन्टिन्यूअस से क्यों अज्यूम करते हैं, जो मतलब अगर रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा हो तो उसको हम वेव नहीं अज्यूम कर सकते? हाँ नहीं कर सकते। जैसे देखिए अगर ऐसा कोई पल्स है, ठीक, और अगर वो डिसकंटिन्यूअस होगा, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इस पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसके शेप यानी होगा क्या कि जब कभी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, अगर dy बाई dt लगातार यानी एग्जिस्ट कर रहा है कॉन्टिन्यूअस तो होना चाहिए। हाँ कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो डिसकंटिन्यूअस होता है तो इस पार्ट पे ना कुछ फिर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और एक्सेलरेशन क्रिएट होगा तो वहाँ पे उसकी जो यानी वो एक्सेलरेशन जो होंगे, क्योंकि फोर यहाँ पे मास क्या होता यानी मास जो होता है उस पार्ट का, जैसे स्ट्रिंग के पार्टिकुलर एग्जाम में अगर स्ट्रिंग के बाद देखें तो मास काफी कम होता है, तो मास टेंस टू 0 होता है, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट इनफिनाइट शूट कर जाएगा, यानी F इक्वल टू यानी m इंटू ए, या फिर a की वैल्यू सॉरी यानी a की वैल्यू F बाई m होगा,
तो होगा क्या कि अगर फोर्स वहाँ अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, मास अगर काफी कम होगा तो वो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसलिए हम जनरली कहते हैं क्या कि उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए। और डिसकंटिन्यूअस मतलब होगा क्या कि चीजें ना यहाँ पे दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से दो अलग अलग चीजें हैं, यानी कोई इधर से जा रहा है तो उसे कुछ और दिखाई दे रहा है, इधर से जा रहा है तो उसे कुछ और दिखाई देगा। जबकि वेव बाय नेचर ना कंटिन्यूअस होता है। वेव हम कहते ही उसको, जैसे हिंदू फिलॉसफी में है कि कुछ चीजें यानी नित्य है और कुछ चीजें अनित्य है। जैसे इंग्लिश फिलॉसफी में उसको कहते हैं सर्टेन आर क्वांटाइज्ड नेचर और सर्टेन आर कॉन्टिन्यूअस। चार्ज बताइए क्वांटाइज्ड है या कॉन्टिन्यूअस है? क्वांटाइज्ड। पढ़ा होगा ना आपने क्वांटाइज्ड ना। इसका मतलब कि इसके डिस्क्रीट स्टेप हैं कि एक स्टेप के बाद फिर दूसरा स्टेप, बीच वाला ऐसा कोई नहीं, तो उसको ऐसा, इसी को फिलॉसफी में नित्य और अनित्य कहा जाता है। अब होगा क्या कि पार्टिकल की जब कभी एग्जिस्टेंस होगी, जहां कहीं भी पार्टिकल होगा तो वो ऑब्वियसली क्वांटाइज्ड होगा, स्टेप वाइज होगा। वेव जब कभी हम कहते हैं तो वो कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक मैंने भी कहा है, इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक वो एक्सटेंडेड रहता है। तो वो फिर कंटिन्यूअस, हाँ वो यानी कंटिन्यूअस के टर्म्स में है कहीं भी। तो वैसे तो कोई भी चीज हम देखते हैं तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगी ना, क्योंकि सर हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो मतलब मोस्टली हम AMW वेव का ही यूज करते हैं, और जो मतलब 1 मीटर ट्रेवल करने के लिए 0.3 नैनो सेकंड लेता है सर। तो अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 0.3 नैनो सेकंड के इंटरवल में हम चीजें देख रहे हैं, मतलब एक डिस्क्रिप्शन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना सर, वहाँ पे कंटिन्यूटी तो वहाँ पे भी ब्रेक हो गई। हाँ वो है, जब कभी आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, और आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया तो वहां आपने उसके डिसकंटिन्यूटी को ब्रेक किया है, क्योंकि आपने तभी ऑब्जर्व किया होगा जब आपने उसको थोड़ी देर के लिए रोका होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने किसी चीज की पोजीशन मेजर कर रहा हूँ, तो पोजीशन पे उस आदमी को जब तक मैं मेजर कर रहा हूँ तब तक उसे होल्ड करके रखना जरूरी है ना। तो वहां तो वो चीजें यानी एक फिक्स पॉइंट पे वो हो गया और सारे पॉइंट पे जीरो हो गए, राइट। बट वेव के टर्म्स में यानी उस चीज को हम अलग तरीके, यानी वेव के टर्म्स में लगभग कंटिन्यूअस कहते हैं, और उसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने वेव के लिए एक्सप्लेन करूं, तो अभी मुझसे जितना सारा वेव निकल रहा है वो यहाँ से जाके हर एक जगह फैला होगा, यूपी बिहार और यानी पंजाब, हर एक जगह, राइट। बट मैं अभी यही दिख रहा हूँ, क्या रीजन है, तो मेरे जितने सारे वेव होंगे वो इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस हो रहा है, और सारे पॉइंट पे अगर नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट होगा सारा, वो एक्सटेंडेड सारा होगा वो हर एक जगह। बट वो काफी यानी बड़ी चीजें हैं, उसको सोचना और समझना ना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो आपके लिए कि आप ठीक है उसे कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ तक ये हो गई। हाँ बताइए। हाँ सर, इसमें जो वेलोसिटी का साइन है दूसरा वाला नेगेटिव, तो उसमें अगर B और A दोनों पॉजिटिव हो जाए तो वेलोसिटी नेगेटिव कैसे आ सकता है? ये जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैंने कहा एग्जांपल के लिए, अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपका एक इक्वेशन ऐसा है, E=E0 sin kz माइनस ओमेगा टी। यहाँ मुझे बताइए कि वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी कितना, ओमेगा बाई के, और डायरेक्शन कौन सा, जेड कैप और प्लस ना। दूसरा मैं अगर ऐसा कहता हूँ, ये E1 था, ये E2, अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ E0 साइन, और फिर मैं लिखता हूँ kz प्लस ओमेगा टी। आपको लग रहा है कि दोनों में साइन कन्वेंशन, जैसे इसमें ओमेगा माइनस में था, k प्लस में था, यहाँ ओमेगा और k दोनों आपको लग रहा है कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा, ऊपर वाले या नीचे वाले में? ऊपर वाले में प्लस आएगा, ऊपर में क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो पहला वाला ऊपर वाला है, E1 है ऊपर वाला, एक का साइन प्लस है तो एक का यस साइन, सर, ऊपर और वाला नीचे वाले में, नीचे मैंने कहा कि बोथ द दोनों में कांस्टेंट आर सेम सेम साइन। साइन, तो k का यानी k भी प्लस है, ओमेगा भी प्लस है, इसका मतलब ये किधर जा रहा होगा, ये किधर जा रहा होगा, नेगेटिव साइड। नेगेटिव। तो यहाँ जब हम v की बात करेंगे तो ये होगा माइनस ओमेगा बाई के और जेड कैप। अब आपने समझा कि इसको हम कैसे यूज करेंगे इस साइन कन्वेंशन को? समझ गए, थैंक यू। ओके, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, अब कुछ न्यूमेरिकल इस पे मुझे बताइए। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ wave propagation।
फर्स्ट E1 इज इक्वल टू या E नॉट साइन के वाई माइनस ओमेगा टी और जेड कैप इज इक्वल टू E नॉट साइन के और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस 30 डिग्री और ये एक्स कैप 3 is equal to E naught sine and then kz ओमेगा टी है, ऑल्दो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया था, और ये एक्स कैप। फोर्थ और कुछ पॉसिबल हम वैल्यू ले सकते हैं, E is equal to E naught e to the power माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2aXBT, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2EBXT ऐसा। फिफ्थ a is equal to E naught e to the power a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर एक्स कैप या वाई कैप। ठीक, पहला मुझे बताइए किधर जा रहा है वेव? फर्स्ट प्लस वाई कैप सर, वाई कैप, ये वाई प्लस वाई कैप ना, ओमेगा वाई के और जे कैप के प्लस जे कैप की तरफ। ठीक, इसका मुझे बताइए किधर? प्लस जेड कैप सर प्लस जेड कैप। ऐसा नहीं कि जेड से 30 डिग्री पे जा रहा है वेव सर, तो फेज है ना, इनिशियल नो फेज। सर, वो तो फेज है ये ना। फेज है, ये ऐसा कोई ना डायरेक्शनल प्रोपेगेशन नहीं बताएगा। डायरेक्शनल प्रोपेगेशन जब कभी करेंगे तो डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो, राइट। तो यहाँ जो वेलोसिटी है ऑब्वियसली प्लस है और फिर किधर जा रहा है, ये जेड कैप की तरफ। ठीक, ये 30 डिग्री जस्ट उसका फेज है। इसका मुझे आंसर बताइए, ये किधर जा रहा है? नेगेटिव जेड कैप। कैसे जाएगा? आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको लग रहा है ना कि डिफरेंशिएशन करके ये जीरो, और या जैसे देखिए, या तो साइन कन्वेंशन से आप याद रखिए या फिर 3 वाले पार्ट को आप ऐसे कह सकते थे। 3 वाले पार्ट को साइन कन्वेंशन से याद रहा था। फेज आपका कितना है, तो के जेड प्लस ओमेगा टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, फेज 0 तो के, और फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, डी जेड बाई डी टी प्लस ओमेगा। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू के वी प्लस ओमेगा। इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आएगी, तो v की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा बाई के जेड कैप ना। जेड कैप। तो ये डिफरेंशिएशन से भी पता चल जाएगा कि किधर जा रहा है, प्लस जेड में या माइनस जेड। ठीक है, ये थर्ड वाला समझ में आया? ठीक, या साइन कन्वेंशन जो पीछे मैंने बताया था वहां से भी आप क्विकली कह सकते हैं कि दोनों प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, वो यानी पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और यहाँ भी जब आपने किया होगा तो वहां से पता चल गया होगा, क्योंकि ये सिंस अपोजिट साइन है तो अभी भी प्लस ही होगा। तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी ये माइनस होगा ओमेगा बाई के और जेड कैप। ये मुझे बताइए किधर जा रहा? पॉजिटिव एक्स में। पॉजिटिव एक्स में। ये वेव है क्या? यस सर है, Yes. फुल स्क्वायर बन रहा है ना। ठीक, फोर्थ को ये कौन सा था, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ को हम देखते हैं। अभी आपका इक्वेशन ऐसा था, ई नॉट ई टू द पावर माइनस, अगर कॉमन ले लीजिए तो आप ऐसा कह सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस या प्लस, यहाँ अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पे माइनस ना 2abxt, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हमने लिखा था ना, तो ये राइट। इसे फर्दर क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है ई नॉट ई टू द पावर ए एक्स और क्या माइनस जी टी का होल स्क्वायर ना, ऐसा लिखा जा सकता है। और यहाँ माइनस साइन। ठीक है बच्चे लोग, तो यहाँ माइनस साइन है। अब बता क्या रहा है, अब यानी इसका फेज कितना, वेलोसिटी कितना होगा, तो पोजीशन टाइम का कोएफिशिएंट, तो टाइम का कोएफिशिएंट b, पोजीशन का कोएफिशिएंट a, तो b बाई a, और प्लस या माइनस माइनस क्यों, माइनस क्यों, ये दोनों के प्लस बीच है। कोएफिशिएंट,
यहाँ वाले माइनस पे मत जाइए, ये दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उस पे मुझे बताइए। प्लस 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 ये सर प्लस होगा, और किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन। अगर यहाँ एक्स है तो एक्स में। आगे समझ में ये कैसे हम निकालेंगे? यस सर आ गया। नेक्स्ट मुझे फिफ्थ का बताइए। वे भी नहीं है ना सर ये तो वेव ही नहीं होगा। वेव ही नहीं है ना, वेव ही नहीं है तो फिर डायरेक्शन के लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि यहाँ सर पे इन्फिनिटी पे डिफाइन लीनियर ऐसा था, यहाँ भी ऐसा था, बट इसको हमने इस वाले को हमने किसी तरीके से मैथमेटिकली मैनिपुलेट करके इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐड कर लिया कि टाइम और पोजीशन इकट्ठा लीनियर में आ सकता है। यहाँ हम किसी भी तरीके से इसे टाइम और पोजीशन को इकट्ठा लीनियर में नहीं ला सकते। ये जब कभी रहेगा तो पोजीशन का स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ मैंने एक टी का स्क्वायर। सर अगर पोजीशन का लीनियर कंपोनेंट होगा और टाइम का नहीं होगा कोई कंपोनेंट तो भी नहीं होगा, दोनों पोजीशन और टाइम दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। दोनों जब भी ऐड हो तो लीनियरली ऐड हो, राइट। उसका पावर और जो भी हो दोनों लीनियरली ऐड हो तो ही हम उसको यानी वेव कहें। वो वेव की पहली क्राइटेरिया है। लीनियर नहीं है तब तो वहीं पे वो रिजेक्टेड हो गई कि वेव नहीं होगा। अब लीनियर के बाद भी और क्या क्या सब आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, फाइनाइट हो, कंटिन्यूअस हो, और फिर क्या हो यानी एक और मैंने कहा था डबल डेरिवेटिव हो। जैसे देखिए ये जैम का क्वेश्चन है, जैम ने एक बार पूछा था इस क्वेश्चन को। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि वो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था या बना सकता था। ये मान लीजिए इसने ऐसे क्यों नहीं कहा, ई नॉट इजकल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ax या -2abtx। ऐसा कहता तो इक्वेशन कैसा बनता? आपको लग रहा है फिर इक्वेशन ऐसा बनता है e टू द पावर या आयोटा हमने कहीं लिखा था क्या उस वाले में? उस वाले एक्सप्रेशन में आयोटा हमने कहीं लिखा? अच्छा नहीं लिखा था। ठीक, मान लीजिए यहाँ भी आयोटा शायद होना चाहिए। वेट, किसी के पास बुक है क्या? ये जो आयोटा नहीं था। ठीक, सो यहाँ पे इस वाले पार्ट को अगर हमने ऐसा लिखा, ये अब इस चीज को अगर मैं लिखता तो फिर कैसा आता ये, यानी ax प्लस या ax माइनस bt का होल स्क्वायर आता ना, अगर ऐसा लिखा होता तो बच्चे लोग। यस सर। लेकिन इस वाले में ये जो ऊपर लिखा है और इस वाले में किस बात का अंतर है? यहाँ माइनस है बट यहाँ माइनस नहीं है, डायरेक्शन के। हाँ नहीं, डायरेक्शन की कहाँ। अगर मैं ऐसा कोई वेव मान लीजिए कि मैं कहता कि वेव है तो ये किधर जाता डायरेक्शन के रूल से? प्लस में सर। प्लस की ओर। और ये भी किधर जा रहा है? ये प्लस में ही जा रहा है। सर डिस्टरबेंस आ रहा है सर, कहीं से सुन नहीं पा रहे ठीक से, डिस्टरबेंस हो रहा है कहीं। कहीं है प्रॉब्लम। ये दोनों वेव में किस बात का अंतर है? सर अगर सर x इक्वल टू इंफिनिटी और t इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर दे, हाँ ऊपर जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए इस वाले में या पर्टिकुलर नीचे वाले में अगर मैं ऐसा कहूँ कि x टेंड्स टू इंफिनिटी, t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? e टेंड्स टू कितना होगा? इन्फिनिटी। ऐसा। तो ये जो फंक्शन होगा वो फाइनाइट होगा हर एक जगह फाइनाइट होगा नो क्या? सर। पार्टिकुलर वैल्यू पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जबकि वेव क्या होना चाहिए बाय रूल? फाइनाइट वैल्यू यहाँ आप क्या कीजिए, x की वैल्यू इंफिनिटी, t की वैल्यू इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा 1 अपन समथिंग, 1 अपन इंफिनिटी कितना हो जाएगा? ये 0। तो 0 फाइनाइट है ना? यस सर। तो इसलिए उसने इंटेंशनली यहाँ इस तरीके से अरेंज किया कि बाहर बच्चा माइनस ले पाए। वो यहाँ माइनस अगर हम लेते राइट तो फिर चीजें यानी यहाँ पे हमें इस तरीके से अरेंज करनी होगी कि वो यानी फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं हो। तो मैंने कहा कि ax यानी ये जो तीन कंडीशन, एक तो कंडीशन है कि लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए पोजीशन और टाइम का, और फर्दर और है कि फाइनाइट हो, कंटिन्यूअस हो, और फिर यानी वो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो।
ठीक सर वो लास्ट वाली टर्म जो इनफाइनाइट कैसे हुई थी वो सही नहीं आया। क्या कह रहे हैं आप? ए टू द पावर अपने एक्स और टाइम मतलब जो पोजीशन कोऑर्डिनेट और टाइम को दोनों को इनफाइनाइट इनफाइनाइट रखा था, तो वो ए टू द पावर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्लिक किया था अभी। अच्छा, अभी जो मैंने कहा यानी ये वाला पार्ट। हाँ ये वाला पार्ट। हाँ, इसमें क्या कह रहे हैं आप? आपने एक्स को 0 किया है और के को 0 किया है। तो ये अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसी एक को हम यानी यहाँ माइनस कॉमन ले लें फिर बीटी माइनस एक्स करें, ऐसा? नहीं सर, ये कह रहे हैं ना कि एक्स और टी दोनों को इन्फिनिटी कर देंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो फिर यानी इनफाइनाइट अभी भी होगा वो। सर तो इसको हम वेव फंक्शन मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना एज अ वेव नहीं, फंक्शन? इसको वेव फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस चीज को वेव फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर। मतलब वे हमें देखना पड़ेगा ना कि मतलब कौन सा वेव मतलब प्लस वैनिश हो रहा है कि नहीं, मतलब लार्ज डिस्टेंस के लिए या फिर हाँ, लार्ज। जनरली आपका जो भी होगा वो लगभग यानी फाइनाइट और कंटिन्यूअस होगा ही। जैसे लॉगरिथमिक टर्म्स जो होते हैं वो वेव फंक्शन नहीं होता क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं होता, तो कुछ कुछ लिस्ट आप यानी आपको शायद या वो मैथ्स वाला पार्ट हो उसमें, जब क्योंकि वहाँ पे चीज़ों को देखा जाता है रिगोरसली कि वो फाइनाइट है या कंटिन्यूअस है या नहीं है। यहाँ तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको ऐसे वेव दिए जाएंगे जहाँ पे वो फाइनाइट होगा, क्योंकि इसको चेक करना फिर थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है, मैथमेटिकली हमें चेक करना पड़ता है कि ये फाइनाइट है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक, तो अभी तो आप फिक्र या नहीं रहिए, मोस्ट ऑफ टाइम जो वेव आपको दिया जाएगा वो। बट हाँ, अगर आप डेप्थ से स्टडी करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि किसी फंक्शन को चेक करना कि फाइनाइट है या कंटिन्यूअस है और डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, सर रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ फाइनाइट है या कॉन्टिन्यूअस है, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये मैथ्स का पार्ट है। लिमिट कंटिन्यूटी वाला जो चैप्टर है वहाँ से हमें डिटेल डेप्थ में पढ़नी पड़ती है किसी चीज़ को, किसी फंक्शन को चेक करने के लिए। अभी आप यानी फिजिक्स वाले पार्ट से यानी यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम जो आपका वेव दिया जाएगा वो आपका यानी फाइनाइट और कंटिन्यूअस रहेगा। अभी तक मैंने देखे जो प्रीवियस में जनरली वेव आते हैं जहाँ जो वेव नहीं होगा तो समहाउ वो सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन आपका चेक करेगा कि आपको इतना पता है कि नहीं कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तभी वेव होगा, राइट। फाइनाइट कंटिन्यूअस वाली तो चीज़ें काफ़ी लेंथी हो जाती है तो वो आपको 1 मिनट में आप चेक नहीं कर सकते, इसलिए प्रीवियस ईयर में इसलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। हाँ, आपकी अपनी अगर डिटेल स्टडी करनी है तो आप इस बात को थोड़ा सा सीख लीजिए कि कैसे फंक्शन को देख के आप पता कर पाए कि फाइनाइट है या नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं। सर हाँ, कहिए। फर्स्ट क्लास में सर आपने बताया था कि जैसे लेजर को अगर हम कहीं पे पॉइंटर करते हैं तो सर वो मतलब सारे डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं करती है। सर तो मतलब ये इसलिए ना क्योंकि वो एक मतलब खास तरीके की हम बीम प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए जैसे टॉर्च मतलब कोई फ्लैशलाइट होता है सर उसमें स्प्रेड होता है, जबकि लेजर सर तो क्या लेजर से भी डिफ्रैक्शन सेम ही टाइप का होगा जैसे एक नॉर्मल फ्लैशलाइट से होता है? नहीं, मैंने कहा कि लाइट कैसे प्रोपेगेट करेगा वो हमारे सिस्टम पे डिपेंड करेगा, हमारे अपार्टस पे। आगे हम इस बात को काफी ग्रेटली डेप्थ में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ वेव फ्रंट, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मूव करेगा। जी ठीक, ओके। हम ये नया टॉपिक अब शुरू करें या यानी टाइम हमारा कब तक था? 5:30 तक था सर। 5:30 तक था। अच्छा, तो टाइम ओवर हो गया ना? यस सर। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। यानी सर प्लस माइनस हमको नहीं समझ में आया। प्लस माइनस अगले क्लास में क्या पढ़ाइएगा सर? ये देखिए डिफरेंशिएट करके आप कर सकते हैं प्लस माइनस। कहाँ से इतना होगा? प्लस माइनस आप डिफरेंशिएट करके पता कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये टर्म था, डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ माइनस आ गया ना सर, बिना डिफरेंशिएट के कैसे पता चलेगा? उसे छोड़ दीजिए, जो इजी हो वही पकड़ना चाहिए, ये ज्यादा इजी तरीका है। और बिना डिफरेंशिएट किए ये देखिए जेड की कोएफिशिएंट क्या है, प्लस है, टी की कोएफिशिएंट प्लस है, तो दोनों अगर प्लस हो तो माइनस साइन में जाएगा। और बीच में अगर मैं इसको हटा देता, दोनों में से एक भी माइनस हो तो फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, दोनों में से दोनों पॉजिटिव हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ये याद रहेगा? यस। हाँ, बट वो ना कन्वेंशन है, बेटर रहेगा कि डिफरेंशिएट करके आप एग्जैक्टली पता कर पाए। बट अगर आपको क्विकली सॉल्व करना है तब तो देख लीजिए दोनों में माइनस है इसका मतलब पॉजिटिव में जाएगा, दोनों प्लस है इसका मतलब नेगेटिव में जाएगा। ठीक, तो मिस्टेक क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या करें? नेगेटिव अगले दिन क्या पढ़ेंगे?
अगले दिन हम इसके बाद, अभी हमने फेज डिस्कस कर लिया, अब टाइप ऑफ वेव डिस्कस करेंगे कि यानी किस टाइप का वेव होता है। जैसे अभी किसी ने कहा ना कि लेजर लाइट कैसे मूव करता है, बल्ब जब बल्ब हम ऑन करते हैं वो कैसे मूव करता है, तो वही यानी प्लेन वेव है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये सारा डिस्कस करेंगे। एक क्लास और होगी जब हम बेसिक ऑफ वेव डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो होगा वो फिर हम इंटरफेरेंस, जो मेन टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तो चूंकि हमने वेव पार्ट को जंप किया है, इसलिए हमें ये बेसिक सारी चीजें पढ़नी पड़ रही है। ठीक, ओके ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।